हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। वन लाइन फैक्ट में नेक्स्ट सीरीज लेकर आ चुका हूं, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन सीखने को मिलेगा और ये शाम 7 बजे डेली वीडियो आपके पास उपलब्ध होता है। तो हर दिन आप लोग प्लीज़ 20 क्वेश्चन तैयार कर लिया करें सी कोचिंग क्लासेस चैनल में। यदि नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर दिन शाम 7 बजे 20 क्वेश्चन तैयार कराया जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, राष्ट्रगान यानी जनगण मन की रचना किसने की। तो स्टूडेंट ये किसने की थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने की, रविन्द्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर है। इनसे संबंधित कुछ यहाँ पर फैक्ट आपको तैयार करना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब एक मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि किस क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया, आपको बताना है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है प्यारे भाइयों शांति के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। ठीक है, किसके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। तो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। किसके नाम पर, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। ठीक है, ठीक है, तो ये उनका नाम था। जिनके ही जैसे मान लीजिए उनके पास जितना भी धन था, उनके मरने के बाद स्टूडेंट उनकी वसीयत से मिला कि जो भी हमारा धन है इससे जो ब्याज मिले उसको विश्व स्तर पर जो अच्छा कार्य करे, समाज के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, भौतिक फिजिक्स इन क्षेत्रों में, है ना, या चिकित्सा के क्षेत्र में यदि जो अच्छा काम करे उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, तो वो है करेक्ट आंसर प्यारे भाइयों सुचेता कृपलानी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होगा, सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन आपको है स्टूडेंट आपके पास, प्रकाश के बेग का मान बताइए। प्रकाश के बेग का मान कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश के बेग का मान कितना होता है, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 मिनट में इतना दूरी तय करता है, 3 × 10⁸मीटर। अब इसको स्टूडेंट आप 10 का गुणा कर सकते हैं 3 के साथ 8 बार, तो इतना आ जाएगा। एक और यहाँ पर क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि प्रकाश के वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो प्रकाश के वेग को सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रकृति में सबसे प्रबल कौन सा बल होता है। सबसे प्रबल बल बताना है, ठीक है, और सबसे दुर्बल बल बताना है। तो सबसे प्रबल जो बल होता है वो होता है नाभिकीय बल, और सबसे जो दुर्बल बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल। अब मैं यहाँ पे आपको नाभिकीय बल बता दूं कि परमाणुओं के नाभिकों के बीच जो आकर्षण बल लगता है, परमाणुओं के नाभिकों के बीच जो आकर्षण बल लगता है वो कहलाता है नाभिकीय बल। और बात यदि करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की बात, तो स्टूडेंट न्यूटन ने बताया था कि दो पिंड हैं। कितने पिंड हैं, दो पिंड हैं। इनका द्रव्यमान एक का स्मॉल एम मानते हैं, एक का कैपिटल एम मान लेते हैं। तब इनके बीच जो लगने वाला बल है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसने दिया, गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित नियम किसने दिया, न्यूटन ने दिया। उन्होंने क्या बताया कि दो पिंडों के बीच जो लगने वाला बल होता है द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण बताना है। ठीक है, ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण बताना है। तो इसका होता है E = M × C², जिसे mc² भी कहते हैं, जहां पर m क्या है, वस्तु का मास है यानी द्रव्यमान है, और c क्या है प्यारे भाइयों, c प्रकाश का वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो थोड़ा यहाँ पर आप लोग देख लेना, E = M × C² किसने दिया था, तो आइंस्टीन का समीकरण है। आइंस्टीन के ऊर्जा का समीकरण है E = M × C²। M क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, और C प्रकाश का वेग। अगला क्वेश्चन है, वह पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करता है उसे क्या कहते हैं। ऐसे पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो ग्रह की परिक्रमा करने वाले उपग्रह कहलाते हैं। और यदि हम आपसे कहते हैं सूर्य की परिक्रमा करने वाला पिंड क्या कहलाएगा, तो वो ग्रह कहलाएगा। जैसे सूर्य का, है ना, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक, अब तक में कितने ग्रह माने जा चुके हैं, तो आपको पता होगा स्टूडेंट, पहले 9 थे, लेकिन प्लूटो को 2006 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो बैठक हुई थी उसमें हटा दिया गया था प्लूटो को। लेकिन अब तक कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हो गए 8
ग्रह जो हैं अभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें हम ग्रह के नाम पर मानते हैं। जबकि स्टूडेंट जो आपका प्लूटो है उसे हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया था? जो वरुण के कक्षा को काट रहा था। देखिए, ग्रह की एक परिभाषा होती है, जो दूसरे के कक्षा को प्रतिच्छेद ना करे, ना काटे। लेकिन जो प्लूटो है वो कहाँ घुस आता था? वो वरुण की कक्षा को काटता था। जैसे ये सूर्य के चारों वरुण चक्कर लगाता है, प्लूटो क्या कभी-कभी उसके रास्ते में आ जाता था। इस कारण से इसको हटा दिया गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह पिंड जो ग्रहों की, भाई ये तो उपग्रह, ये तो क्वेश्चन हो गया। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान बताना है। स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है ये आपको बताना है। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। किसका मान है प्यारे भाइयों? गुरुत्वीय त्वरण का मान है कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि इसके वैल्यू की बात करें तो स्टूडेंट ऊपर या नीचे जाने पर ये घटता है। यदि पृथ्वी तल से यदि ऊपर की ओर जाएं या नीचे की ओर गहराई पर जाते हैं तो स्मॉल जी के मान में परिवर्तन होता है, वो भी कमी होती है। और विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर इसका मान न्यूनतम होता है। अच्छा, विषुवत रेखा क्या है भाई? भूमध्य रेखा क्या है? तो पृथ्वी के बीचों बीच जो एक अक्षांश रेखा खींची गई है, देशांतर ऊपर से नीचे होता है और दाएं से बाएं पूरब से पश्चिम जो खींचा गया है वो है विषुवत रेखा। तो पृथ्वी के मध्य भाग पर 0 डिग्री पर जो रेखा खींची गई है उसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवला देवघाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान या वन विहार कहाँ स्थित है प्यारे भाइयों? तो ये राजस्थान में है। नेक्स्ट, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के किस खनिज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है? तो ये है हीरा। मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा खनिज है जो भारत के अन्य राज्यों के अपेक्षा सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो हीरा। ठीक है, अन्य राज्यों में तो उत्पादन ही नहीं होता है। अच्छा, हीरा किस जिले में पाया जाता है? मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो ये जो हीरा है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पाया जाता है। कुछ मात्रा में छतरपुर में भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से पन्ना जिले में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया, पेड़ पौधे द्वारा और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों क्या कहते हैं? मतलब जो पेड़ पौधे और जीव जंतु सड़कर जो पदार्थ का निर्माण करते हैं वो कहलाता है ह्यूमस। और जिसके कारण है ना उपजाऊ मिट्टी बन जाता है या वहां पर ज्यादा मात्रा में उपज होती है, तो ह्यूमस के कारण है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने किस सन में वन नीति अपनाई भारत में? बताइए। तो 1894। वन नीति मतलब वनों का संरक्षण करें जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे। 1857 के संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये आपको बताना है। तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे प्यारे भाई? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर क्या है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? तो 1991 में। कब हुई? 1991 में। बिल्कुल, ये तो सन है तो इनको आसानी से याद कर सकते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मैं इसको बहुत बखूबी से आपको समझा चुका हूं कि जैसे मान लीजिए प्रकाश किरणें आ रही हैं, है ना, छोटे छोटे धूल कण जलवाष्प बादल रहते हैं, तो वहां से जब टकराता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, यानी फैल जाता है, जिसमें नीला रंग सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। इस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक, सूरदास जी के सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? बताना आपका। सूरदास जी का सर्वश्रेष्ठ रचना, तो वो है करेक्ट आंसर क्या है? सूर सागर। ठीक है, सूर सागर। और इससे एक क्वेश्चन और आपको तैयार करना है कि सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? वो था वल्लभाचार्य। सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मनुष्य दाढ़ी बनाते समय किस दर्पण का प्रयोग करता है? अच्छा, दर्पण को मुख्य रूप से दो भागों में जानते हैं। वैसे तो तीन होता है, अवतल, उत्तल और समतल दर्पण। लेकिन अवतल और उत्तल का उपयोग यहाँ पे ये होता है स्टूडेंट, जैसे आप मान लीजिए दाढ़ी बना रहे हैं तो आपको कैसा दर्पण होना चाहिए ताकि प्रतिबिंब को बड़ा कर दे वो? तो अवतल दर्पण जो होता है प्रतिबिंब को बड़ा कर देता है, तो हम दाढ़ी बनाते समय अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वहीं पे यदि मान लीजिए बैक दर्पण जो लगा रहता है गाड़ियों पर, जिसे आप देखते हैं मार्शल है ना, और ट्रैक है, कुछ भी स्टूडेंट बस है, सभी में बैक जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है? वो उत्तल होता है। उसका काम क्या है कि बड़े वस्तु को छोटे प्रतिबिंब के रूप में कन्वर्ट कर दे। क्योंकि यदि आप बस से जा रहे हैं, पीछे की ओर एक और बस लगा, तो उस बड़े बस का प्रतिबिंब हमारे दर्पण पे आ जाए, तो वहां पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस
किसी चालक में प्रतिरोध का इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का इकाई ओम होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे भाई, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से आज के 20 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। आप लोग अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। शाम 7 बजे हर वीडियो अपलोड होता है, जिसे आप लोग देखना ना भूलें। साथ में प्लेलिस्ट विजिट कर लें, जहाँ पे आपको सारे सीरीज मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा और उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।